दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं खबर टू HD। 69 शिक्षक उत्तर कुंजी पुख्ता सबूतों के साथ सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल। इन प्रश्नों पर नंबर मिलना तय। 3 अगस्त को निर्णायक बहस। ये जो हमने सब थंबनेल में लिखा हुआ है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताने वाले हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में आपको हो, लेकिन जो हम आपको दिखाएंगे विद प्रूफ दिखाएंगे। ये बताएंगे जो आपके टीम लीडर हैं वो सप्लीमेंट्री तैयार करवाने में कितनी मेहनत करते हैं, किस ढंग से अपने वकील को तैयारी करवाते हैं, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल में लगा लीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर देना। तो चलिए आपको बताते हैं कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट जो है एक तरह का आप जो काउंटर एविडेंस जो आप ज़्यादातर सुनते हैं वही मान लीजिए। ये 15 दिन का समय दिया गया था आपके टीम लीडरों को, आपके जो टीम लीडर उनके वकीलों को, कि आपको 15 दिन के अंदर सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल करना है। फिर इसके बाद 15 दिन का समय सरकार को दिया गया था, वो भी इसका जवाब दाखिल करेंगे। एक तरह का काउंटर मिनी काउंटर रिजॉइंडर ही आप समझ सकते हैं इसको, सप्लीमेंट्री एफिडेविट को। इस सप्लीमेंट्री एफिडेविट में किन प्रश्नों पे चैलेंज किया गया है आपके टीम के लीडरों के द्वारा, उनको विद प्रूफ बहुत अच्छे से वहाँ दर्शाना था, दिखाना था। ये सब अब मैं जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि अभिषेक श्रीवास्तव भी दाखिल कर चुके हैं और रोहित शुक्ला भी दाखिल कर चुके हैं। तो इन सब का सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल हो चुका है। रोहित शुक्ला का थोड़ा लेट इसलिए, अभी 2 दिन पहले दाखिल इसलिए हुआ कि उन्होंने जो सबूत लगाए हैं, बहुत अच्छे सबूत लगाए हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने पूरी PDF फाइल तैयार किया, बहुत अच्छे से अपने वकील को ब्रीफ किया है। और मैं आपको थोड़ा नमूना भी दिखाऊंगा कि कितनी मेहनत से उन्होंने सप्लीमेंट्री एफिडेविट तैयार करवाया अपने वकील के। 6 प्रश्नों को उन्होंने चैलेंज किया था, उनका सप्लीमेंट्री एफिडेविट विद प्रूफ एक एक प्रश्न पे दर्जनों उन्होंने सबूत लगाए हैं। मैं जो मेरे पास थोड़ा सा नमूना है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किन प्रश्नों पे, ये आप देख सकते हैं। इन 6 प्रश्नों पे रोहित शुक्ला ने एफिडेविट सप्लीमेंट्री एफिडेविट अपने वकील के थ्रू लगवाया है। लेकिन जो ये मैटर तैयार किया है, जो उनको सबूत दिए गए हैं, ये वकील साहब नहीं तैयार करते हैं। वकील साहब को जो आपके टीम लीडर वही जो उपलब्ध करवाएंगे वही वकील साहब तो वहाँ बोलेंगे। तो इसमें रोहित शुक्ला ने बहुत मेहनत किया है। अब मुझे अभिषेक श्रीवास्तव वाला मैटर नहीं प्राप्त है कि उन्होंने किस ढंग से दिया, जो मुझे रोहित शुक्ला के द्वारा प्राप्त हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। ये देख लीजिए, गोरखनाथ परिभाषा वाला प्रश्न आपका है, प्रति व्यक्ति आय वाला है, संविधान सभा है, डिस्लेक्सिया है, केंद्रीय क्लास है। इन 6 प्रश्नों पे उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत सारे सबूत एक एक प्रश्न पे एक एक प्रश्न में कई सबूत उन्होंने लगाया हुआ है। मैं इसका थोड़ा सा नमूना आपको दिखाता हूँ। ये कम से कम 150 से 200 लगभग पेज की फाइल पूरी है, मैं आपको नहीं दिखा सकता, आपका समय भी बर्बाद होगा, पूरी फाइल पढ़ी भी नहीं जा सकती है। कुछ नमूना मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कितने अच्छे से आप ये आप जो मैं आपको नमूना थोड़ा 2 प्रश्नों को दिखाने जा रहा हूँ, ये आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत से, कितने अच्छे से ये जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट तैयार किया गया है। इसको रोहित शुक्ला ने तैयार किया, अपने वकील को उपलब्ध करवाया है। अब इसको वकील साहब अपने ढंग से वहाँ जमा किए हैं, उसकी बहस करेंगे 3 अगस्त को। तो थोड़ा अभी आप ये देख लीजिए, फिर बताने वाला हूँ कि निर्णायक बहस कैसे, उसके बाद जो आप पूरा देखना, थोड़ा आप नमूना प्रश्नों का नमूना देख लीजिए। ये देखिए, ये लिखा है, ऊपर लिखा हुआ बुकलेट ए क्वेश्चन नंबर 60 परिभाषा अच्छे से आप देखना, मैं जो पढ़ रहा हूँ पूरा आप देख लीजिए। आयोग ने उत्तर तीसरा विकल्प वेलफेयर ग्राह्य को माना है और ये बताया है कि ये वेलफेयर ग्राहम वेलफेयर की जगह पर रखा गया है। तार्किक प्रश्न बनाने के लिए साथ ही लखनऊ कोर्ट के काउंटर में यह बात कही है कि ग्राहम वेलफेयर की जगह वेलफेयर ग्राह्य रखा गया है, विच इज मिस स्प्लेट। जो तीनों अन्य विकल्प में ग्राहम वेलफेयर के नाम के समीप अन्य तीनों नाम मैच नहीं करते हैं। ये सब जो रोहित शुक्ला ने तैयार किया, अपने वकील को उपलब्ध करवाया। मैं आपको थोड़ा सा नमूना 2 प्रश्नों को दिखा रहा हूँ, बाकी सभी 6 प्रश्नों पे ऐसे बनाया गया है, उन्होंने तैयार किया है। आप ये पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए, परिभाषा पे। परिभाषा जो एग्जाम में दी गई है वो ना तो ग्राहम वेलफेयर की परिभाषा से है मैच करती है, ना ही अन्य किसी लेखक के परिभाषा से मैच करती है। परिभाषा की आधी लाइन ग्राहम वेलफेयर की परिभाषा से मैच करती है, बाकी की आधी परिभाषा किसी भी राइटर की परिभाषा से मैच नहीं करती है। परिभाषा का स्वरूप ही बदलकर आयोग ने एग्जाम में दे दी है।
मतलब कि ये परिभाषा ही नहीं मैच करती, आधी परिभाषा मैच करती है, आधी किसी लेखक से मैच ही नहीं करती। कहने का मतलब इसको आप देख, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, आप देख रहे डिफिनेशन गिवन टू एग्जाम, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ भी लेना। ये जो लिखा हुआ डिफिनेशन जो एग्ज़ाम में दी गई थी, ठीक, आप देख लीजिए, आप खुद इस बारे में परीक्षा दे चुके हैं, आप जानते हैं, इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ने में कोई आपका समय नहीं, आप देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, परिभाषा इन्वर्टेड कामा में, परिभाषा इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर के दी जाती है। जो परिभाषा होती है वो इन्वर्टेड कामा दोनों तरफ से क्लोज करके दी जाती है, जिसे हिंदी में युगल उद्धरण चिन्ह कहा जाता है, और इस चिन्ह के अंदर रखे गए परिभाषा या कोई भी रचना ज्यों का त्यों रखा जाता है। युगल उद्धरण चिन्ह के अंदर कुछ भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है इन्वर्टेड कामा के अंदर जो परिभाषा दी जाती है उसमें भी कोई भी परिवर्तन आप अपने ढंग से नहीं कर सकते हैं, परिभाषा ज्यों का त्यों रख दी जाती है, कहने का मतलब। और किसी व्यक्ति विशेष द्वारा दी गई परिभाषा या वाक्यांश युगल उद्धरण चिन्ह में ही होता है, जो कि आयोग ने परिभाषा को बदल कर प्रस्तुत किया है। कहने का मतलब किसी लेखक की जो परिभाषा होती है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है, लेकिन आयोग ने इसे बदल कर दिया है। ठीक, ये प्रूफ लगे हुए हैं, देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, इसे मैं दिखा रहा हूँ, आपको जूम कर दिया हूँ, आप पढ़ लीजिए जो प्रूफ लगाया है रोहित शुक्ला ने। अब इसके बाद थोड़ा सा और आपको नमूना दिखा देते हैं, ये देख लेते हैं। तीसरा नंबर, जैसा कि लखनऊ काउंटर में स्वीकार किया गया है एवं लखनऊ खंडपीठ सेम मैटर 8056/2020 के ऑर्डर में भी यह बताया गया कि यह प्रश्न मिस स्प्लिट है कि यह मिस स्प्ले हुआ है, तो उस प्रकार के यह प्रश्न गलत हुआ, क्योंकि मिस स्प्लिट प्रश्न पर 2018 में राइट ए 2579/2018 श्रीमती शिमला सिंह ऑर्डर पेज नंबर 27 में उर्दू मिस स्पेल्ड प्रश्न पर कॉमन अंक दिया है, हाई कोर्ट ने दिया है, ये लिखा हुआ उदाहरण। हाँ, अभी देख लेते हैं गोरखनाथ वाले पे क्या है। हाँ, आयोग ने प्रश्न की परिभाषा एवं राइटर का नाम दोनों ही गलत लिखा। कहने का मतलब जो परिभाषा वाला प्रश्न है उसमें कुछ भी सही नहीं है, परिभाषा भी गलत है, लेखक भी गलत है, इसलिए पूर्ण रूप से उसमें कॉमन नंबर देना ही पड़ेगा। इस प्रश्न पे तो बिल्कुल 100% आप मान लीजिए, जब परिभाषा गलत, लेखा गलत, सब कुछ गलत है तो आपको नंबर तो देना ही पड़ेगा। अब ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आयोग ने इसका उत्तर मसेन नाथ को माना है। पॉइंट नंबर 1 पे देख लेते हैं, जबकि सिंगल बेंच के ऑर्डर में यह बात लिखी हुई है कि मसेन नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे। अब देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है, पूरा आप देख लीजिए, मतलब मसेन नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे, गोरखनाथ प्रचार प्रसार करने वाले थे। ठीक, और आयोग ने काउंटर में केसी श्रीवास्तव की किताब के अनुसार भी बताया कि उस किताब में लिखा कि मसेन नाथ संस्थापक हैं और गोरखनाथ प्रचार प्रसार करने वाले हैं, ये आयोग ने बताया। हाँ, दूसरा देख लेते हैं, प्रश्न में प्रवर्तक पूछा गया है ना कि संस्थापक, ये बहुत पॉइंट वाली बात है। प्रश्न में प्रवर्तक पूछा गया है, ये मुझे भी जानकारी है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ ही हैं। इसके बारे में पिछले साल लखनऊ में गोरखनाथ की संगोष्ठी थी, जिसमें योगी जी ने खुद कहा था, मैंने सुना भी था, दूसरे दिन अखबार में पढ़ा भी था। उन्होंने कहा था कि मैं 25 वर्षों से नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ ही हैं, ये योगी जी ने भी कहा था। ठीक, ये मैं बता रहा हूँ, मैं जो मुझे जानकारी है। प्रश्न के प्रवर्तक पूछा गया है ना कि संस्थापक। प्रवर्तक अर्थ ही यही है कि जो प्रचार प्रसार करने वाला हो, जो हो जिसने संप्रदाय को आगे बढ़ाया है। कहने का मतलब जो प्रवर्तक हैं गोरखनाथ, उन्होंने नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाया है, संस्थापक वो हैं। अब आगे देख लेते हैं, SCERT द्वारा संचालित पुस्तक भारत के महान व्यक्तित्व कक्षा 6 में पार्ट 6 में यह बताया गया है कि नाथ पंथ के आरंभकर्ता गोरखनाथ हैं। SCERT जो किताब चलती है कक्षा 6 में, वो महान व्यक्तित्व, उसमें भी लिखा हुआ है कि जो आरंभकर्ता हैं गोरखनाथ हैं, नाथ संप्रदाय के, नाथ पंथ के। डॉक्टर नागेंद्र एवं डॉक्टर
हृदय दयाल की पुस्तक में नाथ पंथ एवं नाथ साहित्य को चलाने वाले गोरखनाथ को माना गया है। लेखक ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के हवाले से लिखा है कि सीधा पंथ और नाथ पंथ दोनों अलग अलग संप्रदाय हैं। यह सिद्ध पंथ के जनक मसेननाथ तथा नाथ पंथ के जनक गोरखनाथ हैं, क्योंकि गोरखनाथ स्वयं मसेननाथ के शिष्य थे। इसलिए बहुधा लोग यह मान लेते हैं कि नाथ पंथ को मसेननाथ ने चलाया था। वस्तुतः सिद्ध पंथ के नारी भोग की अनुमति है, इसलिए गोरखनाथ ने अपने गुरु मसेननाथ का विरोध करते हुए सिद्ध पंथ को नारी भोग के कारण नहीं अपनाया था एवं आगे चलकर स्वतंत्र रूप से नाथ पंथ और नाथ संप्रदाय को चलाए। बहुत पॉइंट वाली बात है, इसको आप कागज फिर पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट दे दें। ये बहुत अच्छे सबूत हैं कि मतलब एक जो मुझे जानकारी है, ये केवल गोरखनाथ पे लगभग 1 दर्जन सबूत रोहित शुक्ला ने लगाया है और हर प्रत्येक प्रश्नों पे ऐसे सबूत जो सबूत उनके उपलब्ध हुए हैं, कई सबूत हर प्रश्न पे लगाए गए हैं। इसमें लगभग 1 दर्जन लगाए गए हैं। हाँ, यह सर्वविदित है कि मसेननाथ की नारी भोग का विरोध मसेननाथ ने किया। यह सर्वविदित है कि मसेननाथ के नारी भोग का विरोध मसेननाथ ने किया। अब आगे देखते हैं। हाँ, देख लीजिए 5वां उत्तर दे। माध्यमिक आयोग ने स्वयं ही टीजीटी 2011 हिंदी के प्रश्न पत्र बुकलेट डी में प्रश्न संख्या 31 पर नाथ पंथ के प्रवर्तक के उत्तर में गोरखनाथ को सही बताया है। गोरखनाथ ट्रस्ट के 6वां पॉइंट देखते हैं। गोरखनाथ ट्रस्ट के गोरखनाथ मंदिर के वेबसाइट में नाथ पंथ के विद्वानों के मत में भी यह बात साफ साफ गोरखनाथ ट्रस्ट द्वारा यह बात साफ साफ लिखी गई है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मसेननाथ के शिष्य गोरखनाथ हैं। ये आप समझ सकते हैं कितने पुख्ता सबूत इन्होंने तैयार करवाए हैं, तैयार करके उन्होंने वकील साहब को उपलब्ध करवाए हैं। यही सप्लीमेंट्री एफिडेविट है, लगभग 200 पेजों के आसपास जो दाखिल हो चुकी है। अब ये आपको बता दें, हम थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि कैसे जो भी हम थंबनेल में लिखते हैं उसके बारे में सही लिखते हैं और आपको बताते हैं, वो वीडियो से संबंधित होता है। अब आपको ये बता दें, ये सबसे नीचे जो हमने लिखा था कि 3 अगस्त को निर्णायक बहस हो सकती है। तो निर्णायक बहस कहने का मतलब है कि 4 बड़े वकील जब फिजिकली रूप से कोर्ट में उपलब्ध होंगे, अभी तक वर्चुअल सुनवाई हो रही थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, लेकिन अब जो सुनवाई होगी वो फिजिकल होगी, मतलब फेस टू फेस होगी। उसमें रोहित शुक्ला के वकील हैं जीके सिंह, सीनियर एडवोकेट हैं, आप जानते हैं, और राजवंशी जी हैं अभिषेक श्रीवास्तव की, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं, और उनके बारे में सभी लोग जानते हैं, ऋषभ मिश्रा के जो एलपी मिश्रा जी हैं, और इसके अलावा सीमान सिंह जी हैं। इस तरह 4 बड़े वकील जब खड़े होंगे, और बहुत सारे वकील हैं, दर्जनों वकील वहाँ हैं। रोहित शुक्ला के 4 वकील हैं लगभग, लेकिन इनकी जो मैं मेन वकील उनके नाम बता रहा हूँ। वकील तो वहाँ और सारे तमाम याचिकाएं दाखिल हैं, उनके भी सारे वकील वहाँ उपलब्ध रहेंगे, लेकिन जो मेन चर्चित 4 नाम हैं उनको बता रहा हूँ। जीके सिंह हैं, राजवंशी जी हैं, सीमान सिंह हैं और एलपी मिश्रा जी हैं। ये 4 बड़े वकील जब फिजिकली रूप से सामने खड़े होंगे, बहस करेंगे, तो एक निर्णायक बहस हो सकती है। निर्णायक बहस में आप 3 अगस्त का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए हमने लिखा था कि 3 अगस्त को निर्णायक बहस, क्योंकि सारी याचिकाएं इसमें टैग कर दी जाती हैं और ये भी कहा जाता है कि 3 अगस्त को फाइनल बहस होगी। ऐसा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एक आध बार कहा गया, जो मुझे जानकारी है। तो मित्रों, ये बहुत अच्छी जानकारी हमने आपको उपलब्ध कराई। मुझे विश्वास कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए अगली वीडियो के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।